Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Special Assistant to State for Capital Investment. स्पेशल असिस्टेंट की बात कही गई है स्टेट को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसके बारे में हम जानेंगे। पीआईबी का न्यूज है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च स्कीम स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर 2022 टू 23। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक स्कीम को स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2022-2023 के लिए। अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। इस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल मदद जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को 50 ईयर्स के इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए। स्टेटस ऑफ स्टेट फाइनेंस, क्या स्टेटस है स्टेट फाइनेंस का? एज पर दी आरबीआई रिपोर्ट, स्टेट लाइक पंजाब, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा हैज द हाईएस्ट डेब्ट बर्डन इन 2020-21। जो आपका आरबीआई का रिपोर्ट है उसके अनुसार जो आपके स्टेट है जैसे कि पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब में हाईएस्ट डेब्ट बर्डन है 2020-21 के दौरान। Revenue expenditure of this state constitute 80 to 90% of the total expense and therefore they have poor capital spending। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इन स्टेट का वो 80 से 90% हो जाता है टोटल एक्सपेंस का। इस कारण पुअर कैपिटल स्पेंडिंग हो पाता है क्योंकि ज्यादा बजट बचता ही नहीं है। आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पंजाब एक्सीड बोथ डेब्ट एंड फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर 2020-21 सेट बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। और जो आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पंजाब है इन सब ने एक्सीड कर दिया है दोनों ही डेप्ट और फिजिकल डेफिसिट टारगेट को 2020-21 का, जिसको कि सेट किया गया था 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। इसका मतलब है कि इन स्टेट का जो हालत है वो बहुत ही खराब है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता क्या है? Capital investment is the money spent on acquiring asset, while revenue expenditure indicate daily operation expenses like salary and pension। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये मनी होता है जो कि स्पेंड किया जाता है एक्वायर करने के लिए एसेट को, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंडिकेट करता है जो डेली ऑपरेशन का एक्सपेंस होता है जैसे कि आपका सैलरी हो गया, पेंशन हो गया। ये आप देख सकते हैं कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। तो जो कैश स्पेंड होता है इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस में उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और कैश स्पेंड होता है डे टू डे ऑपरेशन में उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। दोनों के एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है आपका प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, आईटी सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट, फिक्सचर एंड फिटिंग, ये सारा आपका क्या है कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रॉ मटेरियल, एनर्जी कॉस्ट, वेज एंड सैलरी, मार्केटिंग कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंसेट कमीशन क्रिटिसाइज डब्ल्यूएचओ फॉर एक्टिंग टू स्लोली। जो लैंसेट कमीशन है उन्होंने क्रिटिसाइज किया है डब्ल्यूएचओ को कि उसने बहुत ही स्लो एक्शन लिया था। तो हम जानेंगे इसके बारे में क्यों कहा गया, फिर क्या इश्यू था और क्यों डब्ल्यूएचओ को क्रिटिसाइज किया गया। द लैंसेट कमीशन ऑन लेसन फॉर द फ्यूचर फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक castigated the World Health Organization for acting too cautiously and too slowly on several important matters। जो लैंसेट कमीशन है लेसन फॉर फ्यूचर फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक, उन्होंने कैस्टिगेट किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कि डब्ल्यूएचओ ने एक्ट किया है बहुत ही कॉशियसली और बहुत ही स्लोली बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर पे। क्या इश्यू था जिसको भी डब्ल्यूएचओ का क्रिटिसाइज किया गया है? वार्निंग अबाउट द ह्यूमन ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द वायरस। जो वार्निंग था ह्यूमन ट्रांसमिसिबिलिटी को लेकर वायरस का वो बहुत ही लेट डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया था, इसको लेकर क्रिटिसाइज किया गया उनको। डिक्लेयर अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, डिक्लेयर करने की जो बात थी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, ये भी बहुत लेट हुआ था। सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेवल प्रोटोकॉल डिजाइन टू स्लो द स्प्रेड ऑफ वायरस, सपोर्ट करना था इंटरनेशनल ट्रेवल प्रोटोकॉल को जिसको डिजाइन किया गया था स्लो करने के लिए स्प्रेड को वायरस का। इंडोर्स द पब्लिक यूज ऑफ फेस मास्क एज प्रोटेक्शन, इंडोर्स करना था जो पब्लिक यूज था फेस मास्क का प्रोटेक्शन के तौर पे। रिकॉग्नाइज एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस, रिकॉग्नाइज करना था कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है इस वायरस का। लैंसेट कोविड-19 कमीशन, इसके बारे में हम जान लें। इट वाज एस्टैब्लिश इन जुलाई 2020। जो आपका लैंसेट कोविड-19 कमीशन है इसको एस्टैब्लिश किया गया था जुलाई 2020 पे। 28 कमिश्नर वेर अपॉइंटेड फॉर द ग्लोबल एक्सपर्ट, 28 कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था ग्लोबल एक्सपर्ट के तौर पे। कौन कौन से? पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एपिडेमियोलॉजी एंड वैक्सीनोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम, सस्टेनेबिलिटी साइंस और मेंटल हेल्थ। The Lancet is a weekly peer-reviewed general medical journal. It is world highest impact general medical journal and one of the oldest. It was founded in England in 1823। जो लैंसेट है आपका ये वीकली पेयर रिव्यू जनरल मेडिकल जर्नल है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट इम्पैक्ट जनरल मेडिकल जर्नल है और ओल्डेस्ट भी है। ये जो है फाउंड किया गया था इंग्लैंड पे 1823 पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलगल बायोफ्यूल। तो हम जानेंगे अलगल बायोफ्यूल के बारे में। India's Reliance Industries Limited recently released a short video on the social media platform Instagram
हाईलाइटेड द कटिंग एज अलगल टू फ्यूल टेक्नोलॉजी इट हैज डेवलप। तो किसने डेवलप किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो इंडिया की जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, उन्होंने अभी हाल ही में रिलीज किया एक शॉर्ट वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे। उन्होंने हाईलाइट किया है जो कटिंग एज अलगल टू फ्यूल टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने डेवलप किया है। Algae can be used to synthesize large volume of oil 20 times more than that of mustard per acre, grow fast 10 times quicker than terrestrial plant and capture carbon dioxide। जो अलगे है उसका उपयोग किया जा सकता है सिंथेसाइज करने के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑयल का, यानी 20 टाइम मोर हो सकता है ये मस्टर्ड जो पर एकड़ में हम ग्रो करते हैं उससे। ये ग्रो करता है फास्ट 10 टाइम क्विकर टेरेस्ट्रियल प्लांट के कंपैरिजन पे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैप्चर करेगा। तो आप समझ सकते हैं इसका कितना ज्यादा इंप्लीकेशन हो सकता है, कितना ये बेनिफिशियल हो सकता है। The company has been successfully running large algal raceway pond for the last 5 years at the facility near Jamnagar to convert sunshine, CO2 and sea water into bio oil। और ये जो कंपनी है वो सक्सेसफुली रन कर रही है लार्ज अलगर रेसवे पॉन्ड को लास्ट 5 ईयर से, जो इनका फैसिलिटी है जामनगर में, कन्वर्ट करने के लिए सनशाइन, CO2 और सी वाटर को बायो ऑयल पे। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द यूटिलाइजेशन ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोथर्मल लिक्विफेक्शन टेक्नोलॉजी to convert algae biomass to oil। Under this process, water is used as a solvent under high temperature and pressure to extract oil from the biomass। यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है जो यूटिलाइजेशन हो रहा है कैटालिटिक हाइड्रोथर्मल लिक्विफेक्शन टेक्नोलॉजी का, जिसका उपयोग होता है कन्वर्ट करने के लिए अलगा बायोमास को ऑयल में। इस प्रोसेस के दौरान वाटर का उपयोग किया जाता है सॉल्वेंट के तौर पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, ताकि एक्सट्रैक्ट किया जा सके ऑयल को बायोमास से। The benefit of the technology include direct utilization of wet biomass without any need for drying and conversion of every organic fragment of biomass into the oil without any wastage। और जो बेनिफिट है इस टेक्नोलॉजी का कि इसमें डायरेक्ट यूटिलाइजेशन हो जाता है वेट बायोमास का बिना कोई आवश्यकता की ड्राई करने की, और जो कन्वर्सन होता है एनर्जी ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट बायोमास का ऑयल पे बिना कोई वेस्टेज का होता है, ये भी काफी बेनिफिशियल हो जाता है इस कारण। आप देख सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स और सनसाइट है। ये आपका अलगा ग्रो किया, अलगा को हार्वेस्ट किया गया, अलगा को डिवॉल्व किया गया, अलगा ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया गया, अलगा को फर्मेंट किया गया, और ये आपका अलगा को कन्वर्ट किया गया बायोडीजल के तौर पे, और अलगा को कन्वर्ट किया गया बायो इथेनॉल के यूज पे, मल्टी यूज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा RTIS। तो हम जानेंगे RTIS रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। इन कोलैबोरेशन विद स्पेस एजेंसी इसरो, द इंडियन रेलवे विल डेवलप एन RTIS सिस्टम फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ द ट्रेन। तो किसके साथ मिलकर इसको डेवलप किया जाएगा, किस पर्पज के लिए, दोनों इंपॉर्टेंट हो गया। तो कोलैबोरेट करते हुए स्पेस एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडियन रेलवे जो है वो डेवलप कर रहे हैं RTIS सिस्टम को, ताकि रियल टाइम ट्रैक किया जा सके ट्रेन को। रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS का एक्सपेंशन, तो इसके बारे में हम जानते हैं। डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद इसरो, RTIS will help in the automatic acquisition of train movement timing at the station, including that of arrival and departure और run through। इसको डेवलप किया जा रहा है कोलैबोरेट करके इसरो के साथ। RTIS रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये मदद करेगा ऑटोमेटिक एक्विजिशन में ट्रेन के मूवमेंट को, टाइमिंग जो है स्टेशन, जिसमें कि अराइवल, डिपार्चर और रन थ्रू पूरा सब रहेगा। इट विल हेल्प ट्रैक ट्रेन मूवमेंट इन्फॉर्मेशन एज करंट एट 30 सेकंड टू रेलवे पैसेंजर। और ये मदद करेगा ट्रैक करने में ट्रेन के मूवमेंट को, इन्फॉर्मेशन को, करंट 30 सेकंड जो होगा रेलवे पैसेंजर का, मतलब 30 सेकंड का भी इन्फॉर्मेशन आपको देगा, इतना इसका यूज ये होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वार्म ड्रोन कंपटीशन फॉर स्टार्टअप। जो स्वार्म ड्रोन कंपटीशन स्टार्टअप के लिए स्टार्ट किया गया, इसके बारे में हम जानेंगे किसने स्टार्ट किया, ये कंपटीशन है क्या। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अनवील्ड द सेकंड एडिशन ऑफ द मेहर बाबा स्वान ड्रोन कंपटीशन बाय इंडियन एयरफोर्स फॉर इंडियन स्टार्टअप। तो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने अनवील किया है सेकंड एडिशन को मेहर बाबा स्वान ड्रोन कंपटीशन का, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो ये होता है इंडियन स्टार्टअप के लिए। तो किसके द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ड्रोन है तो एयरफोर्स ही आएगा। मेहर बाबा स्वान ड्रोन कंपटीशन है किसके लिए, इंडियन स्टार्टअप के लिए। स्वान ड्रोन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ड्रोन्स कंट्रोल फ्रॉम द सेम स्टेशन एंड कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर टू कंप्लीट द मिशन। जो स्वार्म ड्रोन होता है ये कंसिस्ट करता है बहुत सारे ड्रोन को, जिसको कंट्रोल किया जाता है एक ही स्टेशन से और कोऑर्डिनेट किया जाता है एक दूसरे के साथ, ताकि वो कंप्लीट कर सके मिशन को। इट विल हेल्प देम डेवलप ए स्वान ड्रोन बेस्ड सिस्टम टू डिटेक्ट फॉरेन ऑब्जेक्ट इवन ऑफ सब सेंटीमीटर साइज ऑन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग सरफेस। और ये मदद करेगा उनको डेवलप करने में स्वार्म ड्रोन बेस्ड सिस्टम को, जो कि डिटेक्ट करेगा फॉरेन ऑब्जेक्ट को, इवन वो सब सेंटीमीटर साइज के वो क्यों ना हो एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग सरफेस पे। इंडियन आर्मी हैज इंडक्टेड स्वान ड्रोन इनटू ऑपरेशनल यूज। और इंडियन आर्मी ने इंडक्ट कर लिया है स्वान ड्रोन को ऑपरेशनल यूज के लिए। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। ये आपका मिशन है, ये ऑब्जेक्टिव होता है आपका मिशन का, मिशन कंट्रोल सेंटर, ये ग्राउंड फ्लाइट मैनेजमेंट सेंटर है, ये आपका ड्रोन्स है जहां पर स्वान इनरोलमेंट प्लस मिशन डिटेल्स है। ये जो है आपका ड्रोन स्वाम जो आपका पोजीशन ले लिया है, ये जो आपका मिशन का लेग्स और लर्निंग न्यूट्रिशन बताता है। तो ये प्री फ्लाइट फेज है, ये पोस्ट फ्लाइट फेज है, ये आपका फ्लाइट फेज है। ठीक है, आप इससे समझ सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूएनएससी समिट, अ ग्राउंड प्लान फॉर इंडिया रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म। तो यूएनएससी का समिट था जहां पे एक ग्राउंड प्लान था इंडिया के रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म को लेके। तो इसको हम समझते हैं फिर क्या थीम था इस समिट का, थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या इंडिया का स्टैंड था यूएनएससी पे, सारे पॉइंट को हम समझेंगे एक एक करके। Recently, Indian External Affairs Minister visit to the United Nations General Assembly had set the stage for an expansive range of bilateral and multilateral diplomacy by India। अभी हाल ही में जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का जो विजिट हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे, इसने स्टेज एक तैयार कर दिया है एक्सपेंसिव रेंज बायलैटरल और मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी के लिए भारत का। थीम क्या था 77 जनरल असेंबली का, वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। इंडिया स्टैंड ऑन यूएनएससी, इंडिया का क्या स्टैंड है यूएनएससी को लेकर। रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म, रिफॉर्म की आवश्यकता है। इंडिया ने कहा है कि जो स्ट्रक्चर ओवरऑल है यूएनएससी का, इसको इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता है, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को। वाइडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, वाइडर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए डेवलपिंग कंट्री का। ग्रोइंग स्टेक ऑफ डेवलपिंग कंट्री इन द सिक्योरिटी काउंसिल कुड फॉस्टर ट्रस्ट एंड लीडरशिप अक्रॉस द वर्ल्ड। जो ग्रो करेगा स्टेक डेवलपिंग कंट्री का सिक्योरिटी काउंसिल पे, इससे ट्रस्ट बढ़ेगा और लीडरशिप बढ़ेगा पूरे विश्व के लिए। यूएन फॉल्टिनेस, यूएन का जो फॉल्टिनेस क्या है, अनेबल टू प्रिवेंट वॉर, कि ये वॉर को रोक नहीं पा रहे हैं। यूएन लेड मल्टीलैटरलिज्म हैज बीन अनेबल टू प्रोवाइड स्ट्रांग मैकेनिज्म टू प्रिवेंट वॉर। जो यूएन लेड मल्टीलैटरलिज्म है वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है कि स्ट्रांग मैकेनिज्म को जो कि रोक सके वॉर को। चाइना राइज एंड एग्रेशन, जो चाइना का राइज हो रहा है जो उसका एग्रेशन है। थ्रू इट एक्शन इन साउथ चाइना सी, द इंडो पैसिफिक रीजन एक्सेट्रा हैव आल्सो अंडरस्कोर द लिमिटेशन ऑफ यूएन स्टाइल मल्टीलैटरलिज्म। और जो इसका एक्शन है साउथ चाइना सी पे, इंडो पैसिफिक रीजन एक्सेट्रा पे, वो सब अंडरस्कोर हुआ है, ये लिमिटेशन को दर्शाता है यूएन स्टाइल मल्टीलैटरलिज्म का। इम्पैक्ट ऑफ वीक यूएन, क्या प्रभाव पड़ रहा है कमजोर यूएन का। चाइना ग्रोइंग डोमिनेंस कुड लीड इट टू कार्व इट्स ओन मल्टीलैटरल स्ट्रेटेजी सर्कमवेंटिंग द वेस्ट इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली। चाइना का जो डोमिनेंस ग्रो कर रहा है ये खुद कार्व कर रहा है इसके मल्टीलैटरल स्ट्रेटेजी को, जो कि सर्कमवेंट करता है वेस्ट को इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली भी। आइसोलेशन ऑफ रशिया एंड ईरान, जो आइसोलेट हुआ है रशिया और ईरान, जो इंटरनेशनल आइसोलेशन किया गया रशिया और ईरान को, साथ साथ जो इंक्रीज किया गया यूनाइटेड स्टेट ताइवान रिलेटेड स्टेट्स को लेकर, ये सारे बता रहे हैं जो इम्पैक्ट है वीक यूएन का। स्टेप टेकन बाय इंडिया फॉर द रिफॉर्म इन यूएन, जो स्टेप लिया गया भारत के द्वारा ताकि रिफॉर्म लाया जा सके यूएन पे। G4 मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द G4, जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ G4 नेशन का, तो G4 कंट्री कौन कौन सी है, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान, ये याद होना चाहिए। 69 मीटिंग ऑफ इंडिया डेलीगेशन विद L69 ग्रुप, मेंबरशिप स्प्रेड ओवर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। जो मीटिंग हुआ इंडियन डेलीगेशन का L69 ग्रुप से, जिनके मेंबरशिप स्प्रेड करते हैं एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट में। इंडिया इंगेजमेंट ऑन द साइडलाइन ऑफ द यूएन, जो इंडिया का इंगेजमेंट है यूएन के साइडलाइन पे। क्वाड मेंबर्स पार्टिसिपेशन ऑफ द प्लूरलैटरल मीटिंग, जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन है प्लूरलैटरल मीटिंग पे। इफ्सा, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। प्रेसिडेंसी प्रो टेम्पोर CELAC, कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट। तो जो प्रेसिडेंसी प्रो टेम्पोर CELAC है, कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट। इंडिया कैरिकॉम, कैरेबियन कम्युनिटी। इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, फ्रांस, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट। इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। कंक्लूजन इससे आप क्या निकाल सकते हैं, बिकॉज ऑफ द रशियन यूक्रेन वॉर एंड लिंगरिंग पैंडेमिक इंडक्टेड रिस्ट्रिक्शन, द नीड फॉर द यूएन रिफॉर्म इज लाइकली टू बी फेल्ट मोर palpably than even before. At a challenging time for the world order, India continued to affirm its commitment to diplomacy and the need for international cooperation. जो अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है और जो पेंडेमिक इंड्यूस रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, इस कारण यूएन रिफॉर्म जो है वो और ज्यादा जरूरी हो गया है आज के समय पे। जो ये चैलेंजिंग टाइम है वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, इंडिया कंटिन्यू अफर्म करता है इसके कमिटमेंट को। जो डिप्लोमेसी और जो आवश्यकता है इंटरनेशनल कॉपरेशन का, उसका कमिटमेंट इंडिया अभी भी दे रहा है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media links. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.